हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सब स्पेस के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेक्टर स्पेस के बारे में कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी सेट किसी फील्ड के ऊपर या फिर कोई भी अबेलियन ग्रुप किसी फील्ड के ऊपर कब एक वेक्टर स्पेस को फॉर्म करता है। यह हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब स्पेस के बारे में, यानी कि किसी वेक्टर स्पेस का कोई अगर आपको एक सबसेट गिवन है तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो सबसेट उस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है या नहीं। उसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस भी हैं, बट यूजुअली हम डेफिनेशंस का यूज़ नहीं करते बल्कि हम किसका यूज़ करते हैं, थ्योरम का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिसका यूज़ करके हम डायरेक्टली हम किसी भी क्वेश्चंस को, मतलब कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन होगी जिसको देख के आप ये बता सकते हो कि ये गिवन सेट सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको ना ही कोई टेस्ट करना है, सिर्फ आप उस सेट को देख के, उस गिवन सबसेट को देख के ये बता सकते हो कि उस गिवन वेक्टर स्पेस का वो सब स्पेस फॉर्म करेगा नहीं। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखनी है। आई होप आपको इस लेक्चर देखने के बाद किसी भी वेक्टर स्पेस के किसी भी सबसेट को आप ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो उसका सब स्पेस है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं सब स्पेस का डेफिनेशन। तो पहले जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले जाके वेक्टर स्पेस के फर्स्ट वीडियो को देखो, जहां पे आपको वेक्टर स्पेस क्या होता है और कैसे चेक करते हैं कि कोई भी स्पेस एक वेक्टर स्पेस है या नहीं, वो कैसे हम चेक करते हैं वो मैंने पहली वीडियो में बताया था। तो आज के इस वीडियो में सब स्पेस हम डिस्कस करें। तो पहले अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल सा डेफिनेशन कि किसी भी वेक्टर स्पेस, कोई वेक्टर स्पेस है उसका एक सबसेट उठा लो और वो सबसेट खुद अपने आप में क्या होना चाहिए, एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर द सेम फील्ड एफ। मतलब ये कि अगर V एक वेक्टर स्पेस है, सपोज V, अगर कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर V किसी फील्ड के ऊपर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, V किसी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, तो मैं एक W इसी V का सबसेट बता दूंगा। तो इस फील्ड के ऊपर, इस सेम फील्ड के ऊपर ये सब स्पेस होगा। कब सब स्पेस होगा, जब ये खुद क्या होना चाहिए, एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। यानी कि W का एक, V का एक सबसेट W, उसे मैं वेक्टर स्पेस कहूंगा, वेक्टर सब स्पेस कहूंगा, जब ये क्या होना चाहिए, खुद एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, तो यही डेफिनेशन में लिखा है, सिंपल सी बात है। बट हमें ये चेक नहीं करना, हमें थ्योरम का यूज करके डायरेक्टली बताना है, या फिर डायरेक्टली चेक करके हम ये बता सकते हैं कि वो सब स्पेस फॉर्म करेगा नहीं। डेफिनेशन क्या है कि V अगर एक वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड F के ऊपर, तो एक V का सब स्पेस जो कि V का सबसेट है, उसे सेम फील्ड F के ऊपर हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होना चाहिए, सब स्पेस होगा। अगर वो क्या कर रहा है, खुद इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है सेम फील्ड के ऊपर अंडर द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो दो ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, एक वेक्टर एडिशन जहां पे हम दो एलिमेंट लेते हैं वो क्लोज होता है और उसके रिस्पेक्ट में जो कुछ 4 एक्सियम्स होते हैं वो सेटिस्फाई करने चाहिए। ऐसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर में वो क्लोज होना चाहिए और उसके जो 4 एक्सियम्स है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। तो ये 10 कंडीशंस के बाद हम कहते थे कि वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता था। ऐसे ही V का कोई सबसेट W, अगर वो इटसेल्फ खुद अपने आप में उस F के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, V का सब स्पेस हो जाएगा। बट ये डेफिनेशन हमें नहीं यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, तो हमें एक थ्योरम, यहां से एक थ्योरम ऐसा होता है जिस थ्योरम का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। वो ये है कि अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट, और हाँ W अगर आप 0 ले रहे हो उसे हम ट्रिवियल सब स्पेस कहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट W, तो हमको क्या लेके चलना है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ E। नॉन एम्प्टी का मतलब ये नहीं कि वहां पे 0 वेक्टर हो, नॉन एम्प्टी मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ E, वो एक सब स्पेस होगा V का, इफ एंड ओनली का कंडीशन है, इफ फॉर ईच पेयर ऑफ वेक्टर अल्फा बीटा इन W, यानी कि W के अंदर से किसी भी 2 एलिमेंट को उठा लो और किसी फील्ड के एक एलिमेंट को ले लो, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है यानी कि C इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये अगेन W के अंदर हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, इसमें इतना हेडेक नहीं लेना है, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या रहा है।
देखो ये सिंपल सा कह रहा है कि किसी भी, मान लो ये V एक बड़ा सा आपके पास वेक्टर स्पेस है, इसके अंदर कोई सबसेट ले लो, इटसेल्फ आप V भी ले सकते हो। और हाँ, अगर मैं V को ही W ले लूँ तो हर एक सेट खुद का सबसेट भी होता है और वो इटसेल्फ क्या होगा, वेक्टर स्पेस भी होगा। तो सपोज हम प्रॉपर सबसेट ले रहे हैं W, तो किसी W को V का क्या बोलेंगे हम, कि वो एक सब स्पेस होगा। कब सब स्पेस होगा, जब V अगर एक वेक्टर स्पेस है F, तो W को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस फील्ड के ऊपर सब स्पेस फॉर्म करेगा। तो यहां के दो एलिमेंट उठा लो, सपोज अल्फा एंड बीटा, तो इनका सम और इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। या फिर दोनों को आपस में कंबाइन कर दूं, दो तरीके से कह सकते हैं। पहला ये कि अगर मैं इस अल्फा को किसी ए से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी यहीं कहीं आना चाहिए, मतलब वो W का ही एलिमेंट होना चाहिए। और अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो भी किसके अंदर होना चाहिए, W के अंदर बिलोंग करना, यानी कि W क्लोज होना चाहिए अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अब हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, V पे जो रिस्ट्रिक्शन थी अब मैंने वो W पे लगा दिया कि कोई भी दो एलिमेंट उठा लो W का, वो उनका सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगेन W आना। W हम ये करते हैं कि कुछ कंडीशन को रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं किसी एक सबसेट पे, तो हमने क्या किया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब एक तो ये डेफिनेशन हो, या फिर इसी को मैं अगर कंबाइन कर दूं कि अगर सपोज W एक सबसेट है V का, तो W सब स्पेस होगा V का इफ एंड ओनली अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूं अल्फा बीटा और यहां पे एक C से मल्टीप्लाई कर दूं और इस तरीके से सम ले लूं। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर दो स्केलर का नंबर ले लो CD और C अल्फा प्लस D बीटा, बट हम यहाँ पे डेफिनेशन में ये दिया तो ये लेके चल रहे हैं। C अल्फा प्लस बीटा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी किसको बिलोंग करना चाहिए, W को, वेयर C बिलोंग्स टू Phi एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W। तो सिंपल सा कंडीशन है कि यानी कि वो W अगर सबसेट है V का, तो वो क्लोज अंडर एडिशन और क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए तो भी हम कहते हैं कि वो क्या करता है, एक सब स्पेस फॉर्म करता है। इसके आगे से जब भी हमें किसी वेक्टर स्पेस के सबसेट को सब स्पेस फॉर्म करना तो सिर्फ दो कंडीशन चेक करना। एक तो ये चेक कर लो क्या वो क्लोज अंडर स्केलर है, सेकेंड ये चेक कर लो क्या वो क्लोज अंडर एडिशन है। अगर दोनों के अंदर वो क्लोज आ जाए W, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन V पे थी वही रेस्ट्रिक्शन अगर W पे आ जाए, तब हम कहेंगे कि वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अब देखो आपको चेक करना है इस थ्योरम के यूज करके, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं। ये थ्योरम भी हो गया। अब ये देखो यहाँ पे कुछ नोट दिया, एग्जांपल्स दिए, वो देख लेते हैं कि V अगर एक वेक्टर स्पेस V है तो V is a subspace of V. The subset consisting of the zero vector alone is a subspace of V is called a zero subspace of V. अगर V के अंदर एक जीरो वेक्टर का सबस्पेस फॉर्म कर दो, वो हमेशा एक सबसेट ले लो जीरो वेक्टर का, वो हमेशा सबस्पेस होता है जिसे हम कहते हैं जीरो सबस्पेस या ट्रिवियल सबस्पेस कह सकते हैं। सेकेंड, अगर f⁴n ये सेट ऑफ n टपल्स है, आपको क्या करना है, सेट ऑफ n टपल्स लेने हैं जिसके हर एक एलिमेंट किसी फील्ड से आ रहे हैं, और अगर एक कंडीशन लगा दूं कि x1 की वैल्यू 0 हो द सेट ऑफ n टपल्स में विथ कि अगर मैं x1 को 0 दे दूं और बाकी सब पे कोई कंडीशन ना लगाऊं तो ये एक सबस्पेस फॉर्म कर रहा है। सेकंड पे ये कह रहा है कि एक ऐसा n टपल ले लूं जिसमें ये कंडीशन है कि x1 की वैल्यू x2 में 1 ऐड कर दूं, ये सबस्पेस नहीं होता। और यहीं से आपको एक ट्रिक पता चलती है जो मैं आपको यूज करने वाला हूं। आपको हमेशा याद रखना आगे से, जब भी कंडीशन 0 पे आ जाए, जब भी कोई भी एलिमेंट पे अगर कंडीशन 0 दे रहा है वो हमेशा सबस्पेस फॉर्म करता है, लेकिन अगर वही नॉन जीरो पे कंडीशन दे दे वो कभी भी सबस्पेस फॉर्म नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, इन जनरल पहले उसको प्रूव करेंगे एक एग्जाम्पल लेके थ्योरम की मदद से, और आगे चल के हम लोग उसी ट्रिक का यूज करने वाले। अब यहाँ पे नॉन जीरो वाला कंडीशन दे दिया,
मतलब ये कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करते। तो जब भी आप किसी भी सब स्पेस को देखो, ये देख लो कि जो भी कंडीशन लगाया क्या वो जीरो पे लगाया है या नॉन जीरो पे लगा। अगर जीरो पे लगा है तो कुछ इफेक्ट नहीं होता, आगे देखेंगे कि क्यों इफेक्ट नहीं होता, तो वो हमेशा एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। लेकिन अगर कंडीशन नॉन जीरो पे है तो वो कभी भी वेक्टर सब स्पेस फॉर्म नहीं करता। ठीक है। थर्ड कह रहा है कि एक स्पेस ले लो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो वो जितने भी फंक्शन f से लेके f तक, अगर एक वेक्टर स्पेस है जहां पे सारे फंक्शन है किसी फील्ड से लेके फील्ड तक, और उसके कंटिन्यूअस फंक्शन ले लो, तो वो क्या करता है, हमेशा एक सब स्पेस फॉर्म करता है। यही कह रहा है कि द स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन ओवर द फील्ड f, ये क्या करता है, सब स्पेस फॉर्म करता है। एक ऐसा वेक्टर स्पेस ले लो जिसके अंदर फील्ड से लेके फील्ड तक के सारे फंक्शन हो f इंटू f। ठीक है। ये और एक है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं वेक्टर स्पेस, जबकि हार्मिशियन मैट्रिक्स फॉर्म नहीं करता। इसका रीजन क्या है कि वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे कि अगर मैं i ले लूँ, ठीक है, और i को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले आगे हम मैट्रिक्स में देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं अभी। जब हम मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखेंगे, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल देखना है, तो उसी में आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, ये जीरो वाला ट्रिक बहुत यूज होने वाला है। अब यहां पे देखो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, टोटल 10 एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी सारे एग्जाम्पल को आप देखते ही बता दोगे कि इसमें से कौन सा सब स्पेस है या नहीं। ठीक है। पहले आप ट्रिक देखो। तो यह आपके सामने की एग्जाम्पल है। अब ये इसमें क्या कह रहा है कि मैंने एक वेक्टर स्पेस दिया, और वेक्टर स्पेस क्या लिया, एक 2 टपल्स का एक वेक्टर स्पेस ले लिया, या फिर सिंपल कह सकते कि आर स्क्वायर के जितने भी एलिमेंट हैं उसको मैंने ले लिया। और हमने ऑलरेडी देखा है लास्ट लेक्चर में कि ये क्या फॉर्म करता है, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। कोई भी फील्ड ले लो n टपल्स का ओवर सेम फील्ड, वो क्या फॉर्म करता है, एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अब इसका 2 सबसेट ले रहा हूँ। एक सबसेट में मैंने वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बोलो, क्या एक लीनियर इक्वेशन है जो कि लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, और एक लाइन है जो कहाँ से पास हो रहा है, किसी कांस्टेंट नंबर नॉन जीरो, यानी कि वो कट करेगा बाय इंटरसेप्ट पे। एक लाइन तो ऐसी है जो ओरिजिन से कट कर रही है, एक लाइन ऐसा है जो किसी और पॉइंट से कट कर रहा है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि r/n के अंदर एक ऐसी लाइन ले लो, या फिर आर स्क्वायर के अंदर एक लाइन जो अगर ओरिजिन से कट कर रहा है वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। लेकिन अगर मैं वो सारे लाइन का एक स्पेस बनाऊं जो कि ओरिजिन से पास नहीं कर रहे, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहे जो कि ओरिजिन पे नहीं, यानी किसी वाई इंटरसेप्ट से कट कर रहे, वो कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करते। या फिर इन जनरल हम आगे समझेंगे, जहां पे भी जीरो पे कंडीशन आ जाए वो हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है, क्योंकि जीरो को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो, आंसर हमेशा जीरो ही मिलने वाला है। बट नॉन जीरो पे ऐसा नहीं होता। 1 में 1 ऐड कर दोगे तो 2 मिलेगा, तो 1 हर बार मिलेगा ऐसा नहीं होता। 1 है, सेकंड में 1 जब ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी चेंज आएगा, इसलिए प्रॉब्लम आ जाता है। बट जीरो में ऐसा नहीं होता। जीरो में ऐड करो या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, उसका रिजल्टेंट जीरो। तो इसी मेथड का, इसी टेक्निक का यूज करके हम लोग बड़े बड़े सेट को सिर्फ देख के बता सकते हैं कि वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो देखो, अब ये हमें प्रूव करना है जो थ्योरम का यूज करके कि लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए, और लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक एलिमेंट पे लेंगे, सेकेंड एलिमेंट पे नहीं लेंगे। तो हम पहले प्रूव करेंगे कि W1Q स्पेस फॉर्म का सब स्पेस है और W2Q सब स्पेस नहीं। W2 के लिए एक काउंटर एग्जांपल देंगे और W1 को प्रूव करेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि W एक V का सब स्पेस है। इसका मतलब 2 एलिमेंट W से उठाएंगे और ये बताएंगे कि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी अल्फा U प्लस V भी क्या है, W के अंदर बिलोंग कर रहा है। फिर हमने क्या किया, 2 एलिमेंट ले लिए, एक तो U और एक तो V। U को हमने नाम दे दिया x1 x2, y को दे दिया y1 y2, और हमने उसकी जो कंडीशन थी कि ax1 प्लस bx2 और ay1 प्लस by2 जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है,
और ये बताना है कि उसके एलिमेंट भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि उसके एलिमेंट को भी अगर मैं ए और बी से मल्टीप्लाई करूं और उनका सम लूं तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी कि वो भी एक लाइन होना चाहिए जो कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। अब ध्यान से सुनो, मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूं कि अल्फा यू प्लस बी, बट यू क्या है हमारे पास x1 x2 और v क्या है y1 y2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला पेयर आ गया अल्फा x1 y1 और दूसरा पेयर आ गया अल्फा x2 प्लस y2। अब ये जो पेयर है इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे तब तो वो एक लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, यानी कि उस स्पेस के अंदर मैं अगर एक स्पेस के अंदर सारे लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं उनका सम करूं या स्केलर करूं तो भी कहां से पास होंगे, ओरिजिन से पास होंगे। तो इसके लिए मुझे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा। तो अल्फा और पहला पेयर प्लस सेकंड पेयर, और इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा a अल्फा x1 और अल्फा x2। जब यहां से अल्फा कॉमन ले लूंगा दोनों साइड से तो एलिमेंट क्या आएंगे, a x1 प्लस x2। तो ये देखो ये a x1 प्लस x2 और सेकेंड पेयर बचेगा ये a के साथ y1 और यहाँ पे ये y2। तो ये हो गया a y1 और y2, बट ये तो ऑलरेडी 0 है, ये पॉइंट यहां से ऑलरेडी 0 आ गया। तो देयरफॉर 0 इंटू अल्फा 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 भी कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। यानी कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन के जो ऑर्डर पेयर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या फिर दो अगर मैं कोई भी लाइन ले लूं इस सब स्पेस के अंदर जो ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका सम, उसका मल्टीप्लिकेशन या इन जनरल उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक लाइन है जो कि ओरिजिन से ही पास हो रहा है। देयरफॉर W एक ऐसा सब स्पेस है जिसके अंदर वो सारे लाइन है आर स्क्वायर के अंदर जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, या फिर होमोजीनियस इक्वेशन बोल सकते हैं, वो हमेशा फॉर्म करते हैं वेक्टर स्पेस। बट अगर एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लूं तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब उसके लिए रिजल्ट क्या है, उसके लिए हम प्रूव करेंगे कि उसके अंदर 0 0 वेक्टर नहीं बिलोंग करता है। क्योंकि अगर कोई भी सब स्पेस का डेफिनेशन क्या है कि वो इटसेल्फ क्या होना चाहिए, वेक्टर सब स्पेस होना चाहिए, मतलब वेक्टर स्पेस होना चाहिए। अब वेक्टर स्पेस होने के लिए उसके पास 0 वेक्टर होने चाहिए। अब 0 वेक्टर है मतलब वो भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हमने सेट क्या लिया था कि ax प्लस by इज इक्वल टू c आना चाहिए, वेयर c इज नॉन जीरो। अब अगर मैं इसके प्लेस पे 0 0 वेक्टर ले लूं तो 0 ये भी 0 ये भी 0 और आंसर क्या आना चाहिए, 0। बट 0 इज नॉट इज इक्वल टू c, क्योंकि c नॉन जीरो नंबर है। तो देयरफॉर कोई भी ऐसी कंडीशन अप्लाई कर दो जो नॉन जीरो पे है वो कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करती। यानी कि अगर मैं उन सारे एक सेट बनाऊं v का जिसके अंदर सारे वो लाइन होंगे जो ओरिजिन से नहीं पास हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो 0 वेक्टर है वो खुद कहां से नहीं पास होता है, वो ओरिजिन के अलावा कहीं किसी और पॉइंट से नहीं पास होता, क्योंकि 0 वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ही पास होता है। देयरफॉर ये सब स्पेस कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। तो W1 सब स्पेस है बट W2 सब स्पेस नहीं। इसी रिजल्ट का हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं कि जब भी 0 पे कंडीशन आता है डायरेक्टली बोल दो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, जब भी नॉन जीरो पे कंडीशन डायरेक्टली बोलोगे वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। उसके अलावा तो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि कौन सी उसमें किस और मतलब क्या एग्जाम्पल लेके हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होने चाहिए, जैसे W1 W2 अगर ये एक सब स्पेस है तो उसका इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है, यूनियन नहीं होता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें यूनियन क्या करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। उसमें एग्जाम्पल से आप मदद से क्या कर सकते हो, प्रूव कर। तो हम लोग एग्जाम्पल जब आएगा क्वेश्चन तो हम ऑप्शन के साथ उसको एलिमिनेट कर देंगे एग्जाम्पल लेके। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। अब आपको एग्जाम्पल को देखते ही बताना है कि कौन इसमें से सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आर क्यूब का है, जो बिहेवियर आर स्क्वायर के लिए वही बिहेवियर सेम आर स्क्वायर के लिए होगा। एक होमोजीनियस इक्वेशन दे दिया, एक ऐसी प्लेन है जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो देयरफॉर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। सेकंड में सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ले लिया है, यानी कि प्लेन ले लिया है, प्लेन है पहला सेकंड प्लेन, दोनों पे कंडीशन क्या है 0 और 0 पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ये भी क्या फॉर्म करेगा वेक्टर स्पेस। थर्ड में क्या दे रहा है,
थर्ड में ये कह रहा है कि वो सारे ट्रिपलेट है इसके अंदर जिसके पहले दो का सम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि W के लिए अगर दो ऐसा एलिमेंट लूं जो दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर, उसका सम सेटिस्फाई करना चाहिए। और एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब एक काम करो, दो एलिमेंट ले लो, जैसे मैं ले रहा हूं 1 और 2। जेड के लिए कोई कंडीशन नहीं, जेड को ऐसे एलिमिनेट कर दो, सिर्फ पहले दो कंडीशन को देखो। 1 + 2 दोनों पॉजिटिव है, दोनों का सम क्या होगा, पॉजिटिव 3, जो कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक अल्फा ले रहा हूं माइनस, और जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -2, और -2 इंटू 2 -4, और जब -2 और -4 को ऐड कर रहा हूं तो -6 आंसर आ रहा है। यानी कि अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज नहीं है, क्योंकि अल्फा निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे अगर अब मैं उन दोनों का सम लूं तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर ये क्या नहीं होगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। फोर्थ में भी वैसे ही दे दिया है कि ऐसा x² + y² + z² ऐसे ट्रिपलेट जिनका स्क्वायर करके अगर सम करो तो वो लेस देन 1 होते हैं। एक काम करो, जीरो वेक्टर क्या बिलोंग कर रहा है, देखो नॉन जीरो वैल्यू के लिए हमेशा कंडीशन देख लो, सबसे पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए क्या उसमें जीरो वेक्टर इंक्लूड हो रहे हैं। जब भी नॉन जीरो पे कंडीशन आ जाए ना, हमेशा चेक करो जीरो वेक्टर पुट के। अगर मैं x के प्लेस पे, y के प्लेस पे, z के प्लेस पे 0 पुट कर दूं तो आंसर 0 आएगा। तो 0 इज लेस देन 1, मतलब इस पॉइंट के लिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये जीरो वेक्टर तो इसके अंदर इंक्लूड कर रही है, मतलब ये 0 से तो एलिमिनेट नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक काम करो, 3 वेक्टर ले लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और एक नॉन जीरो नंबर ले लो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद तब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो एक काम करो, सबको सबसे बेस्ट एग्जांपल 1/√3, सबको 1/√3 1/√3 1/√3 लो, x y z। अगर इनका स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1/3, और सबको ऐड करोगे तो आंसर 1, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। अब एक नंबर ले लो, अल्फा को ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल 3 ले लो, ठीक है। अगर मैं 3 ले लूं तो हर एक नंबर पे 3 मल्टीप्लाई होगा, और जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो हर एक बार टर्म कौन से आएंगे, √3, सेकेंड वाला भी √3, थर्ड वाला भी √3, और जब आप इनका सम करोगे तो ये 3, यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे 3, और इसका भी स्क्वायर करेंगे 3, और जब 3 को ऐड करोगे तो आंसर 9 आएगा, वेयर 9 इज नॉट लेस देन 1। तो देयरफॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल लेने आने चाहिए जिसकी मदद से आपको दो ही कंडीशन चेक करना चाहिए। आप सेपरेटली भी चेक कर सकते हो, इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हो, बट अगर आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए तो आप डायरेक्टली इसको डिस्प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको चेक नहीं करना है, डायरेक्टली आप बता सकते हो एग्जाम में कि ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, रीजन क्या है, सब स्पेस फॉर्म करेगा, रीजन क्या, क्योंकि राइट साइड में 0 आ गया। 6, अब ध्यान दो, 6 पे अगर जैसे यहाँ पे एलिमेंट पे ही कोई कंडीशन ना दे और एलिमेंट को ही चेंज कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि देखो यहाँ एक कह रहा है कि एक एलिमेंट x है, एक एलिमेंट 2y है, एक एलिमेंट 3z है। अगर मैं इसका सम भी ले लूँ, जैसे मैं एक सेम एलिमेंट ले लूँ तो सेम कैसे हो जाएंगे, 2x और यहाँ पे 4y और यहाँ पे कुछ 9z। अगर मैं सेम एलिमेंट, दो ऐसे एलिमेंट ले लूँ इसी फॉर्म में होंगे तो उनका एडिशन इस फॉर्म में होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2x को एक नंबर दे दूँ, नया नंबर कुछ m, इन दो नंबर को इसे मैं 2 से करके इसको 2n कर सकता हूँ, 2y को n दे दूंगा, ऐसे m-n-o, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 3o लिख सकता हूँ। अब अगर x रियल नंबर है तो 2x एक रियल नंबर होगा, y अगर एक रियल नंबर है 2y एक रियल नंबर होगा, z एक रियल नंबर है तो 2z एक रियल नंबर होगा। तो मतलब m n और ये एक रियल नंबर है, मतलब ये इसके एलिमेंट भी इसी फॉर्म के हैं जिसमें m n o किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तो जब भी आपको याद रखना है, अगर एलिमेंट पे कोई कंडीशन ना दे, एलिमेंट को एक नया वेरिएबल दे दे, देखा जाए तो इसने वेरिएबल को नेमिंग अलग दे दिया है, इससे उसके सब स्पेस पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा,
क्योंकि अगर मैं उस पर कुछ एलिमेंट मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो एक्स वाई जेड पे मैं उसको अप्लाई करूंगा तो वो फिर से एक रियल नंबर आएगा, फिर मैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन हो रहा है कि मैंने y और z को 1 पुट कर दिया, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड पे कंडीशन दे दिया है, ये कंडीशन दिया है कि एक्स वाई जेड क्यू को बिलोंग करने चाहिए। एक एलिमेंट ले लेता हूँ 1 1 1, ये बिलोंग करे डब्ल्यू को। एक एलिमेंट ले लूँ √2, रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, जब √2 से मल्टीप्लाई करूंगा सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, √2 और √2। क्या √2 बिलोंग कर क्यू के अंदर, नहीं, तो देयरफॉर ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। अब तक इसमें से कौन कौन से वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहे, एक तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है, एक तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है, और एक तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर 11th की बात कर दूं, जब भी आपके पास ऐसा ग्रेटर देन लेस देन आ जाए, ये कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करते वैसे यूजुअली, क्योंकि एक्स को अगर देखो वाई जेड पे तो कोई कंडीशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन एक्स पे है। एक काम करो, एक्स को कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, बट अल्फा को अगर जैसे ही निगेटिव ले रहा हूँ वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। देयरफॉर ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। लास्ट में कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। जब भी ऐसे प्रोडक्ट वाले कंडीशन आ जाते हैं, यहाँ पे देखो 0 पे कंडीशन तो दिया है बट एक्स और वाई लीनियर नहीं है, प्रॉब्लम ये आ गया। अगर एक्स वाई लीनियर होते तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल बताया था ना ax + by वो लीनियर इक्वेशन थे, यहाँ पे लीनियर नहीं है। इसके लिए प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं एक एलिमेंट ले लूँ 1 0 और यहाँ पे ले लूँ a, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a कुछ भी हो, और एक एलिमेंट ले रहा हूँ 0 1 और यहाँ पे ले रहा हूँ b। देखो 1 × 0 आंसर 0 आ रहा है, 0 × 1 ये भी आंसर 0 आ रहा है, बट अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा 1 और सेकंड आ जाएगा 1 और थर्ड आ जाएगा a + b। a + b तो अपने को वैसे से मतलब नहीं है क्योंकि z पे कोई कंडीशन नहीं, बट अगर 1 × 1 करूं तो आंसर क्या आना चाहिए था 0, बट ये नॉन जीरो आ गया, तो देयरफॉर ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो वेक्टर स्पेस 1 2 5 6 और 7, ये 5 ऐसे एग्जाम्पल थे जो वेक्टर स्पेस फॉर्म करते। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए r⁴n के या फिर r³ के सब स्पेस कैसे दिखते हैं। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करेंगे। अब मैट्रिक्स में आपको वही 0 वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम में आएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सारे मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स, सेट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, सेट ऑफ ऑल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेट ऑफ सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेट ऑफ बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स और सेट ऑफ ऑल बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स। अगर आप ध्यान से डायगोनल मैट्रिक्स को देखोगे ना, डायगोनल मैट्रिक्स में कैसे एंट्री होते हैं, अच्छा मैं आपको यहीं साइड में से अलग से बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, डायगोनल मैट्रिक्स कैसे रहते हैं। इस तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं कि डायगोनल को छोड़ के 0। क्या डायगोनल पे कोई कंडीशन होता है, नहीं, कंडीशन जिस पे है वो तो 0 है। अगर कंडीशन जिस पे 0 है तो अगर मैं किसी और के साथ ऐड भी कर दूं तो 0 + 0 0 होगा, 0 + 0 0 होगा, यानी कि डायगोनल को छोड़ के जो नया रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा वो भी 0 होगा। 0 को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, 0 को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऊपर और नीचे वाले वैसे भी 0 होंगे। मतलब डायगोनल पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो नॉन जीरो को यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन 0 पे है, तो देयरफॉर ये क्या फॉर्म करेंगे, वेक्टर स्पेस क्या फॉर्म करेगा, सब स्पेस। आपको ज्यादा इसमें हेडेक नहीं लेना, डायरेक्टली बता सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट स्केलर के लिए भी होगा। कंडीशन वो सिर्फ ये दे रहा है कि डायगोनल के बाहर वाले 0, बाकी इसमें तो कोई कंडीशन नहीं दे रहा, सेम का कंडीशन है। ये सेम दोनों का सम सेम, ये सेम दोनों का सम सेम, ये सेम। यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी, दोनों का सम 2a 2a 2a, तो सारे सेम ही आएंगे, मतलब वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अपर क्या कहता है, डायगोनल के नीचे वाले 0, मतलब ये एलिमेंट 0,
जीरो पे कंडीशन आ गया ना, ऐड कर दो डायगोनल के नीचे वाले जीरो। एडिशन तो कंपोनेंट वाइज होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो प्लस जीरो जीरो ही आएगा, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सुपर अपर ट्रायंगुलर क्या कहता है, डायगोनल को भी ऐड कर दो, बट ऐड क्या करना है, जीरो की बात कर रहे हैं कि ये सब जीरो, ये पूरा पार्ट कितना आएगा, डायगोनल और नीचे वाले जीरो। एक और एलिमेंट ले लूं, डायगोनल और इसके नीचे वाले जीरो, तो जीरो और जीरो में ऐड करूं कंपोनेंट वाइज, जो रिजल्ट आएगा वो भी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, तो कुछ भी एलिमेंट आए क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉर्म करेगा सब स्पेस। यानी कि जिस मैट्रिक्स पे भी जीरो पे कंडीशन आ जाए और बाकी नॉन जीरो के लिए कोई कंडीशन ना, वो मैट्रिक्स क्या होगी, सब स्पेस फॉर्म करेगी। तो आपको पता होगा डेफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स पे सब स्पेस फॉर्म करेगा क्योंकि जीरो पे कंडीशन, स्केलर मैट्रिक्स भी जीरो पे कंडीशन, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे वाली जीरो बोल रहे हैं तो लोअर ट्रायंगुलर अपर जीरो, जो भी कंडीशन है वो जीरो पे ही अप्लाई कर रहे हैं। सेट ऑफ सुपर लोअर ट्रायंगुलर और ऊपर वाले जीरो, सुपर अपर ट्रायंगुलर डायगोनल और नीचे वाले जीरो। बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि जो बैकवर्ड है मतलब मेन डायगोनल नहीं है, उस पे अगर कुछ भी एलिमेंट हो उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, मतलब कंडीशन तो जीरो पे है, तो ये भी एलिमेंट, ये भी क्या हो जाएगा सेम ऐसे ही बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि सारे एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए बैकवर्ड डायगोनल पे। तो यानी कि हर एक मैट्रिक्स पे कंडीशन जीरो पे, देयरफॉर ये सारे के सारे जो है ना, ये सब क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। तो आपको ये लिखना है कि आठों के आठों एग्जाम्पल क्या फॉर्म करते हैं, वेक्टर स्पेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इसमें जीरो पे कंडीशन नहीं दिया है, अब यहाँ पे आपको एक्चुअल में चेक करना होगा, जो भी कंडीशन है वो चेक करनी होगी, आपको स्केलर चेक करना होगा, मल्टीप्लिकेशन चेक करना होगा। बात करता है हर्मिशियन मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, सेट ऑफ ऑल स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी, नॉर्मल, आइडेम्पोटेंट, इनवॉलेंट्री और निलपोटेंट। ये इतने इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ना कि पेपर में ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ है कि जिसमें 15 to 20 क्वेश्चन इस मैट्रिक्स पे नहीं पूछते हैं। यानी कि जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं हर एक पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली रिजल्ट आता है। और इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना कि अगर आपको पहले से मैट्रिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आपको एग्जाम में सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए और डायरेक्टली आप क्वेश्चन करके आओगे। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन एटलीस्ट पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि वो सब स्पेस फॉर्म करता है या नहीं। इसके बेस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, जैसे कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर में हम बहुत इसके रिजल्ट पढ़ते हैं, तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, हर एक मैट्रिक्स का आपको डेफिनेशन, इसकी आइगन वैल्यू, इसकी आइगन वेक्टर, इसका डिटर्मिनेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सब स्पेस के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ, आगे मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पढ़ेंगे तो बहुत और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं। वैसे मैं आपको पहले स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ कि ये दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जो वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, क्योंकि जो भी एलिमेंट है हम सी ओवर सी ले रहे हैं, हमारा जो स्पेस है वो भी सी है और जो एलिमेंट उठा रहे हैं वो भी सी पे है। तो यहाँ पे सिर्फ 10 तक सेटिस्फाई करेंगे, बाकी के जो एग्जाम्पल है ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका रीजन हम अभी देखेंगे। देखो आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, बाकी आप खुद चेक कर सकते हो क्योंकि आपको आइडिया लग गया कैसे चेक करना है। देखो अगर मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, आप सबको पता होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं कि ए जो है ए किसके इक्वल होना चाहिए, उसके ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तब कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन है तो इफ एंड ओनली इफ होगा कब, जब वो मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ए और उसका ट्रांसपोज इक्वल होगा तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं। अब ये कंडीशन आ गया तो सम पे भी ये कंडीशन होनी चाहिए, स्केलर पे भी यही कंडीशन होनी चाहिए। तो दो एलिमेंट उठा लेते हैं और चेक करते हैं कि उनका सम और स्केलर क्लोज है अंडर, या फिर आप डायरेक्टली लीनियर कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो या फिर सेपरेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सपोज फॉर एग्जांपल ए और बी ये बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू के अंदर, इम्प्लाइज दैट क्या होगा, ए का जब आप ट्रांसपोज लोगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए,
जब आप बी का ट्रांसपोज लोगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल। आपको बताना है कि पहला कंडीशन कि इसका सम भी क्या होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी जब आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज लोगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी। अब हमें पता है कि ट्रांसपोज डायरेक्टली ओपन हो जाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, बट ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के इक्वल है, तो देयरफॉर ये मैट्रिक्स क्या हो गया, अंडर एडिशन ये क्लोज है। अब हम एक स्केलर ले रहे हैं जो कि फील्ड से बिलोंग करेगा। लेट अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, तो अल्फा प्लस ए, वेयर ए बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू को, मतलब वही कि ए ट्रांसपोज ए की इक्वल होगा और इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा है। तो इसको मैं अगर अप्लाई करूं तो अल्फा ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बट प्रॉब्लम यह है कि एलिमेंट के ऊपर ट्रांसपोज नहीं लगता, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका आंसर सिमिलरली अल्फा आएगा, अल्फा को बाहर ले लो और ए ट्रांसपोज का आंसर क्या आने वाला है, ए, तो देयरफॉर ये आंसर आ गया ए अल्फा। तो आंसर आ गया यहाँ पे अल्फा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू अल्फा ए, तो देयरफॉर ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक सब स्पेस फॉर्म कर रहा है, यानी कि दोनों ही कंडीशन को, चाहे वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो चाहे वो वेक्टर एडिशन, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म अ सब स्पेस। जिस मैट्रिक्स के सारे एंट्री सी से है ओवर सी। नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट से आप प्रूव कर सकते हो। ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें डायगोनल के एंट्री 0 होते हैं, बाकी जो भी ऊपर होगा, जो भी एंट्री डायगोनल के ऊपर है उसी को साइन चेंज करके आप डायगोनल के नीचे लिख दो, जो कॉलम में इसको रो में साइन चेंज करके लिख दो, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए और ए का ट्रांसपोज का निगेटिव ले लो, दोनों सेम होते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स हम बात कर रहे हैं, हमारा जो मैट्रिक्स है मैं आपको पहले स्टार्टिंग में लिखा भी, आप देख सकते हो, जो भी मैट्रिक्स ले रहे हैं एम क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सपोज एन क्रॉस एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और फील्ड हमारा सी है, और ये किसके ऊपर ले रहे हैं हम, सी के ऊपर ले रहे हैं, मतलब जो स्केलर आएंगे वो भी सी से आएंगे और जो फील्ड के एलिमेंट है वो भी सी से आ रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब सेम हो जाता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स दोनों सेम हो जाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हम ट्रांजुगेट का यूज करते हैं। ट्रांजुगेट का मतलब ये होता है किसी ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लो, इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं ए ट्रांजुगेट। ये कहता है कि आप पहले ए का ट्रांसपोज लेके उसका कॉन्जुगेट ले लो, या फिर इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, आप पहले ए का कॉन्जुगेट लेके उसी का ट्रांसपोज है। दोनों का मीनिंग सेम है, सेम आंसर आते हैं, आपस में कम्यूट करता है, मतलब ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट को आपस में कम्यूट करा सकते हो, ठीक है। तो ए ट्रांजुगेट का ये डेफिनेशन है। अब अगर फॉर एग्जांपल आगे 2 क्वेश्चन दिया है कि अगर मैं सी को आर से चेंज कर दूं तो प्रॉब्लम क्या होता है, तो इसमें अच्छा ये प्रॉब्लम नहीं होता बल्कि और भी अच्छा हो जाता है कि ये जो मैट्रिक्स अगर मैं आर ओवर आर ले रहा हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या फॉर्म करेंगे, सब स्पेस फॉर्म करेंगे, डायरेक्टली आपको चेक नहीं करना। और एक है कि अगर मैं सी ओवर आर ले लूँ, यानी कि जो एंट्री है वो कहाँ से बिलोंग करूँ, रियल नंबर से, तब क्या होगा। लेकिन पहले हम सी ओवर सी देखते हैं। अब जब मैं सी ओवर सी देखूंगा तो यहाँ पे एडिशन में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। तो आप एडिशन प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। स्केलर में होता ही है, जब हम सी ओवर सी लेते हैं, मैं एक अल्फा को ले रहा हूँ आई, अल्फा को आई ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं आई और एक मैट्रिक्स जो कि डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, अच्छा मैंने डेफिनेशन नहीं बताया, जैसे ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे ए का ट्रांजुगेट किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ए डब्ल्यू का बिलोंग कर रहा है तो ए ट्रांजुगेट ए के इक्वल होगा। तो मुझे बताना है कि आई ए ट्रांजुगेट का आंसर आई ए के इक्वल आना चाहिए। जब मैं आई ए का ट्रांजुगेट लूंगा और ए का ट्रांजुगेट लूंगा तो ए का ट्रांजुगेट ए के इक्वल आ गया।
अब आई का ट्रांजुगेट, अब ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ एंट्री सी ओवर सी ले रहा हूं, तो आई से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि आई स्केलर है। तो जब मैं आई का कॉन्जुगेट लूं तो वो माइनस आई हो जाता है और ट्रांसपोज पे तो कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब आई ए का आंसर माइनस आई ए नहीं हुआ, मतलब मैट्रिक्स उठा रहा हूं मैं सिमेट्रिक से और जो उसको आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो मैट्रिक्स आ रहा है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को या स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के। तो देयरफॉर इट नॉट फॉर्म अ सब स्पेस इफ द एंट्री फ्रॉम सी एंड जो उसका जो फील्ड है वो सी से बिलोंग कर, तब फॉर्म नहीं करता। अच्छा, इसी क्वेश्चंस को मैं कह दूं कि अगर ये रियल नंबर पे होगा तो रियल नंबर पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैं अब मेरे पास आई तो है ही नहीं, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो तो उस पर कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा और ट्रांसपोज का वैसे भी इफेक्ट नहीं होता एलिमेंट पे, वो मैट्रिक्स पे होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो नोट करके लिखा है। तो आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्यू स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स और हार्मिशियन मैट्रिक्स ऐसे आप चेक कर सकते हो कि स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, हार्मिशियन भी नहीं फॉर्म करेगा, बाकी 9 और 10 करेंगे। सेट ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये भी आप चेक कर सकते हो कि अल्फा अरे ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये फॉर्म नहीं करता सब स्पेस। सिंपल आप क्या ले लोगे, सम नहीं बिलोंग करता। अगर ए बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए और ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ये किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। इसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसे और एक मैट्रिक्स बी बिलोंग करेगा तो बी और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। इसका मतलब ए प्लस बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी के ट्रांसपोज को तो आइडेंटिटी आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। आप चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ टर्म्स जीरो होंगे तब जाके वो आइडेंटिटी आएगा, बट वो जरूरी नहीं है। और जो चीज़ इन जनरल नहीं उसको हम लोग नहीं बोल सकते कि वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो ये भी रॉन्ग हो गया। मतलब ऐसे काउंटर एग्जाम्पल होंगे जिसमें नॉन जीरो होंगे तो वो सब स्पेस फॉर्म नहीं करते। यूनिटरी मैट्रिक्स वही चीज़ है, यहाँ पे ट्रांसपोज ले रहे, यूनिटरी में ट्रांजुगेट लेंगे, ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए ट्रांजुगेट ए। तो ये भी कंडीशन नहीं होगा, इसको भी हटा दो। वही सम रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्लोज नहीं अंडर एडिशन। नॉर्मल मैट्रिक्स सिर्फ क्या होता है इसमें, ए ट्रांजुगेट और ए ट्रांजुगेट ए, इसमें वो आइडेंटिटी वाला कंडीशन हट जाता है, बट वो इक्वल नहीं होते। आइडेंटिटी को तो बात ही छोड़ दो, वो दोनों आपस में इक्वल भी नहीं होते। ऑर्थोगोनल क्या कहता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। ऐसे ट्रांजुगेट में ट्रांसपोज को रिप्लेस कर दो ट्रांजुगेट से, बट नॉर्मल में आइडेंटिटी के बारे में नहीं कर सकता। तो बट वो भी इक्वल नहीं होते, ए और ए ट्रांजुगेट ए के इक्वल नहीं। मतलब ये भी आप डिस्प्रूव कर सकते हो। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहता है कि ए का स्क्वायर करो तो आइडेंटिटी आना चाहिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है, ए मैट्रिक्स ले लूं जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, बी एक मैट्रिक्स ले लो जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी। यह आपको एग्जाम्पल बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आपको ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसका स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी है, बी स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी है, बट दोनों के सम का स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी नहीं होता। क्या मैं बोल रहा हूं आपको, ऐसा इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो आप दो एलिमेंट ले लो कि ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी और बी स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी, बट ए प्लस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं होगा। तो आपको ये काउंटर एग्जांपल आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये इसका स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी नहीं होता। ऐसे आपको नील पोटेंट मैट्रिक्स लेना है। नील पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ए रेस टू के इज इक्वल टू 0 फॉर सम के, मतलब कुछ तो ऐसा के हो जिसपे वो 0 हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ A 0 0, और अगर मैं इसको फिर से अप्लाई करूं, अरे ये तो नहीं होगा, तो अगर मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो तो ये मैट्रिक्स कितना आ जाएगा 0 0 0 0 0 0। तो मतलब ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स 2 है, क्योंकि 2 पावर करने पे आंसर क्या आ गया 0।
तो इसे हम कह सकते हैं ये एक नील पोर्टेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स कितना है 2, यानी कि 2 पावर करने पे आंसर कितना। तो अगर कोई ऐसा फाइनाइट n एग्जिस्ट हो जाए जिसको a⁴n करने पे 0 आ जाए उसको कहते हैं नील पोर्टेंट। तो आपको ऐसा मैट्रिक्स बताना है कि a⁴k करने पे 0 है, b⁴k करने पे 0 है, बट a + b⁴k करने पे 0 नहीं होगा। तो नील पोर्टेंट मैट्रिक्स भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करता है। तो ये कुछ मैट्रिक्स है जो सब स्पेस फॉर्म नहीं करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कैसे चेक करना है। आपको डेफिनेशन चेक करना है कि उसका सम क्लोज होना चाहिए वेक्टर एडिशन के अंदर, और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो क्लोज होना चाहिए। तो सम और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर में अगर ये क्लोज है तब हम कहते हैं वो वेक्टर स्पेस, अदरवाइज वो फॉर्म नहीं करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ये 2 कंडीशन जो मैंने आपको बताया था, MnC/R 11-12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। MnR/R इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सिमेट्रिक, हार्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हार्मिशियन सब मैट्रिक्स सेम हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखो मैट्रिक्स में खाली आपको क्या देखना है कि कहाँ कंडीशन दी है। इसमें कह रहा है ये 0, कंडीशन सिर्फ 0 पे है। कह रहा है ABC पे कोई कंडीशन नहीं दी है, कह रहा है कोई भी एलिमेंट लो, लेकिन कंडीशन जो दिया है वो 0 पे, मतलब ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। इसमें A पे कोई कंडीशन नहीं है, बाकी सब 0 पे कंडीशन है, तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। लेकिन अगर मैं 1 दे दूं ना तब प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ऐड करूंगा तो जो उसका नया मैट्रिक्स आएगा उस एंट्री पे उस पोजीशन पे 2 आ जाएगा, तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। थर्ड में भी सिर्फ 0 पे कंडीशन दिया, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। फोर्थ में भी सिर्फ 0 पे कंडीशन दिया है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। फिफ्थ आइडम पोर्टेंट मैट्रिक्स है, हमने देखा था। अच्छा, आइडम पोर्टेंट मैट्रिक्स मतलब A² करने पे A आ रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आइडम पोर्टेंट, नील पोर्टेंट और इलवॉलेंट्रिक, इसके क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ये तीनों में से 1-2 मैट्रिक्स के बारे में कंपलसरी पूछता है, और भी 7.5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं करते, सबको पता है, क्योंकि A मैट्रिक्स ले लो, B मैट्रिक्स ले लो, दोनों नॉन सिंगुलर है, बट दोनों सिंगुलर है बट सम हो सकता है सिंगुलर ना हो। जैसे एक मैट्रिक्स ले लो 1 0, मतलब पहला एंट्री 1, बाकी सारे एंट्री 0, और एक मैट्रिक्स ले लो जिसका 4th एंट्री, मतलब ऐसे 2 मैट्रिक्स ले लो 1 0 0, सिंगुलर मैट्रिक्स 0 0 0 1, सिंगुलर मैट्रिक्स, बट सम लूंगा तो आइडेंटिटी आएगा, मतलब इनका सम एक सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है जो कि नॉन सिंगुलर। तो देयरफॉर ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। यानी कि स्टार्टिंग के 4 जो कि 0 पे कंडीशन दे रहे वेक्टर स्पेस, बाकी 5 6 7 सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेट के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग खाली ये चेक करते हैं कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी सबसेट किसी स्पेस का वेक्टर स्पेस हो गया नहीं। ये कह रहा है सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शन, सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, R में जितने ही फंक्शन डिफाइन करूं, ये 3 फंक्शन हमेशा क्या डिफाइन करते हैं, सब स्पेस होते हैं। देखो सेट ऑफ ऑड फंक्शन होता क्या है, आप ये मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, बाकी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। ऑड फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि f ऑफ -x करने पे -f(x) आ जाए, इसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन। f ऑफ -x करने पे f(x) आ जाए, उसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन तो आपको पता ही होगा, 2 फंक्शन उठा लो, वो अंडर एडिशन भी क्लोज होता है, क्योंकि 2 फंक्शन का एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और एक फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो वो तो सब स्पेस फॉर्म करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, या एक काम करो, इसको आप ये साइड लेके आके एक नया फंक्शन डिफाइन कर दो h(x), इसको भी ये साइड लेके आके एक नया फंक्शन डिफाइन कर दो h(x). और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ऐसे ये टाइप के जितने ही फंक्शन होते हैं जबकि राइट साइड में 0 आ जाए, ये हमेशा सब स्पेस फॉर्म करते हैं। बाकी आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि f ऑफ -x इक्वल टू -f(x) है, और एक फंक्शन ले लो g ऑफ -x -g(x) है, तो f प्लस -x किसके इक्वल होगा, -f ऑफ f प्लस g(x). ये आप इजीली प्रूव कर सकते हो, कोई हेडेक नहीं है। और ये क्या फॉर्म करता है, एक सब स्पेस फॉर्म करता है, जितने भी फंक्शन होंगे R2R। ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें हेडेक नहीं है, आप
इजीली चेक कर सकते हो। और दूसरी बात ये जो है ना, ये बहुत आगे काम में आता है जब हम डायरेक्ट सम वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों सब स्पेस फॉर्म करते हैं और आपस में डिसजॉइंट होते हैं। सिर्फ जीरो को छोड़ के इसके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होते। इवन फंक्शन मतलब जैसे मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर, ये सारे इवन फंक्शन हैं। ऑड फंक्शन की बात करूँ जैसे एक्स हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ये सारे हमारे ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो ये डिग्री वाला पॉलिनोमियल में हो गया। मैंने कहा था कि वही सारे पॉलिनोमियल सब स्पेस फॉर्म करते हैं जिनका डिग्री लेस देन n हो। इक्वल वाले कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करते, ग्रेटर देन वाले कभी सब स्पेस फॉर्म नहीं करते। अगर उस पर कोई कांस्टेंट का कंडीशन लगा दो तो भी कभी सब स्पेस फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये आपको अब आइडिया हो जाना चाहिए। जैसे कह रहा है कांस्टेंट टर्म के बारे में बात कर रहा है, एक नंबर आ गया नॉन जीरो, सीधे कह दो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक और ले लो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, दोनों को सम कर दो, आंसर आ गया 2, तो वेक्टर स्पेस तो वैसे ही फॉर्म नहीं कर रहा है। डिग्री एफ ऑफ एक्स 2 जरूरी नहीं है, एक एक्स स्क्वायर ले लो डिग्री 2, एक माइनस एक्स स्क्वायर ले लो डिग्री 2, दोनों बिलोंग कर रहे हैं, दोनों का आंसर क्या आएगा, सम करोगे 0 और 0 की डिग्री 2 नहीं है, तो ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड भी हट गया। थर्ड कह रहा है कि डिग्री लेस देन 2, देखो ये सब स्पेस फॉर्म करेगा। जी कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 पे कंडीशन है, मतलब ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, क्योंकि x की डिग्री 0 है। एक नया टर्म लूंगा उसमें भी x की डिग्री 0 होगी। अब x का डिग्री यहाँ पे भी देखो, अच्छा मतलब कोएफिशिएंट बोला है, x का कोएफिशिएंट यहाँ भी 0 एक पॉलिनोमियल के अंदर, दूसरा पॉलिनोमियल लोगे वहां पे भी x का कोएफिशिएंट 0, तो 0 0 को ऐड करोगे फिर से वो 0 ही आने वाला है। मतलब x का कोएफिशिएंट पहले में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, तो ऐड करूंगा तो भी कहां से आ जाएगा, नहीं आएगा ना। मतलब ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करने वाला है। ठीक है, ये भी मैं 0 जैसा बना सकता हूँ। एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 4 है, इसको एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 4 करके एक नया फंक्शन डिफाइन कर दो तो भी हो जाएगा, या फिर सेपरेट करके भी कर सकते हैं। 0 वाला कंडीशन है, कांस्टेंट टर्म 0 बोल दिया मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, मतलब होमोजीनियस है। कांस्टेंट टर्म 0 मतलब जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे कैसे होंगे, सब में वेरिएबल होंगे, तो वेरिएबल होंगे तो फिर वो सिंपल सी बात है, वो क्या फॉर्म करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, क्योंकि कंडीशन 0 पे। ये नहीं फॉर्म करेगा, एक ले लो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एक ले लो जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एफ प्लस जी ऑफ 0 करूंगा तो एफ ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0, 1 प्लस 1 2, 2 इज नॉट इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर ये भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। डिग्री लेस देन 4 लेस देन n है, हमेशा कोई पॉलिनोमियल ले लो, या तो डिग्री मैक्सिमम 4 होगी या तो उससे कम होगी, तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। देखो अपना एक तो वेक्टर स्पेस सेकेंड वाला फॉर्म कर रहा था, एक तो फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, 6 फॉर्म नहीं कर, अरे 6 भी फॉर्म कर रहा था, 7 फॉर्म नहीं कर रहा है, 8 फॉर्म कर रहा है, 9 0 पे कंडीशन वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 पे जा रही है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू, तो कोई भी ले लो, एफ ऑफ 1 ले लो, जी ऑफ 1 ले लो, h1 ले लो, ऐड करोगे 0 प्लस 0 फिर भी 0, मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो भी 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 एंड -1, नॉन जीरो पे कंडीशन तो कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो देयरफॉर इजीली आप जितना आप प्रॉब्लम करोगे, जितना आप क्वेश्चंस करोगे, आपको क्वेश्चंस देख के समझ में आएंगे कि कौन सब स्पेस फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो जितना हो सकता है एग्जाम्पल क्लियर करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नेट के क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे एमसीक्यू टाइप के। ये हमने देखा सिर्फ कॉन्सेप्ट की कैसे आपको चेक करना है, और वहां पे भी आपको इसी ट्रिक का यूज करके बताना है कि कौन सा सबसेट वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं, सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो बहुत ही क्लियर हो गया होगा। और आपको क्या करना है, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं इससे रिलेटेड सॉल्व करने, और डेली आप लेक्चर ले रहे हो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे वही आपको बेनिफिट होगा। जितना आप काउंटर एग्जाम्पल ले सकते हो, जितना एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे, बेसिक से समझोगे, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। खुद पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा वीडियो देखो, बुक्स रेफर करो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग सब स्पेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टाइप के। ठीक है, तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।